वेलकम टू सोशियोलॉजी क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त शिबू। आज हमारा डिस्कशन का टॉपिक है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। आज के इस क्लास में हम मीन, मीडियन और मूड के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये क्लास जो भी सोशल साइंसेस के स्टूडेंट्स हैं उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। यहाँ पर हम सोशल साइंसेस में किस तरीके का मीन, मीडियन और मूड को हम स्टडी करते हैं उसके ऊपर ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने वाले हैं। मैथमेटिक्स में किस तरीके के जो सोल्यूशन है, क्वेश्चंस है, प्रॉब्लम्स है, उसके ऊपर हम यहाँ पर जोर नहीं देंगे। हम यहाँ पर मीन, मीडियन और मूड को सोशल साइंसेस में किस तरीके से पढ़ा जाता है, इसके क्या फीचर्स है, इन सारे चीज़ों के ऊपर ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने वाले हैं। आज के क्लास खासकर जो CUET और नेट के एक्सपीरियंस है उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। आज के इस क्लास में हम बहुत सारे चीज़ों को समझने वाले हैं। हम पहले देखेंगे कि सेंट्रल टेंडेंसी होता क्या है। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हम कौन सी चीज़ को कहते हैं, वहाँ पर मीन, मीडियन और मूड इनका मीनिंग क्या है, इसको हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं, इसको हम एक दो मैथमेटिकल एग्जाम्पल के द्वारा मीन, मीडियन और मूड को यहाँ पर समझेंगे। फिर देखने वाले हैं हम फीचर्स ऑफ मीन, मीडियन एंड मूड। अगर आप एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो तो वहाँ पर फीचर्स ऑफ मीन, मीडियन एंड मूड से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। खासकर सोशियोलॉजी में यहाँ से ही क्वेश्चंस आते हैं। इस पोर्शन को बहुत अच्छी तरीके से समझना ज़रूरी है और इसके रिलेटेड मैंने एक कंपैरिजन टेबल भी बनाया है जो है मीन, मीडियन और मूड का कंपैरिजन टेबल। ये आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये चार्ट अगर आप लोग समझ लो तो आपको बाकी सारे जो भी प्रॉब्लम्स है, आपको जिस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाएगा आप उसका आंसर कर सकोगे। अब इसके रिलेटेड जब मीन, मीडियन और मूड को हम समझेंगे, इसके रिलेटेड हमें कुछ टाइप्स ऑफ वेरिएबल के बारे में भी जानना होगा क्योंकि हम जब मेज़र करते हैं, कौन सी चीज़ को मेज़र करेंगे, इसको जानने के लिए अलग अलग तरीके का वेरिएबल्स के बारे में हमें जानना ज़रूरी है। फिर आखिर में देखने वाले हैं यूज़ ऑफ मीन, मीडियन एंड मूड। मीन, मीडियन और मूड को हम कौन सी जगह पर यूज़ करते हैं, कौन से वो फील्ड है जिस जगह पर, कौन से वो क्वेश्चंस है जहाँ पर हम इनको यूज़ करेंगे, ये भी हम जानने वाले हैं। तो आज का ये जो क्लास है आप लोगों के लिए बहुत एक इम्पॉर्टेंट और हेल्पफुल क्लास होने वाली है। अगर आप मेरे क्लासेस में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। इस चैनल पे आपको सोशियोलॉजी रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे। यहाँ पर बहुत सारे प्लेलिस्ट्स है, आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से प्लेलिस्ट चूज़ करके स्टडी कर सकते हो, आपको चीज़ें ढूंढने में आसानी होगी। तो चलिए आज का ये जो क्लास है ये हम शुरू करते हैं। हम पहले देखते हैं कि ये जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है इसका मीनिंग क्या है। सेंट्रल टेंडेंसी यानी कि हम जब भी कोई एक स्टेटिस्टिकल मेजरमेंट करते हैं वहाँ पर चीज़ें हमें जिस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है उसमें जो सेंट्रल पॉइंट है यानी कि जो सेंट्रल रिजल्ट है उसको कहा जाता है सेंट्रल टेंडेंसी। यानी कि किसी भी एक सेंट्रल पॉइंट की तरफ जब हमारा रिजल्ट झुकता है उसको हम सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं। यहाँ पर जब हम स्टेटिस्टिक्स की बात करते हैं, यहाँ पर हमें बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशंस दिए जाते हैं, बहुत सारे डाटा सेट दिए जाते हैं। इनमें से हमें एक ऐसा वैल्यू चुनना पड़ता है जिसके द्वारा हम पूरे के पूरे एंटायर डिस्ट्रीब्यूशन या फिर एंटायर डाटा सेट को समझ सके। यानी कि यहाँ पर डाटा सेट में हमें क्या दिया गया है हम सिर्फ एक वैल्यू के द्वारा जब समझ सकेंगे तब उसको कहा जाता है सेंट्रल टेंडेंसी। यानी कि एक ही वैल्यू है जिसके द्वारा हम बाकी पूरे के पूरे डाटा सेट को समझ सकेंगे। अब जब हम सेंट्रल टेंडेंसी को मेज़र करते हैं इसमें बहुत सारे अलग अलग तरीके का वैलिड मेजरमेंट है। इसमें से जो इम्पोर्टेंट है वो है हमारा मीन, मीडियन और मूड। इन तीन को यूज़ करके, ये तीन तरीके का सेंट्रल टेंडेंसी को यूज़ करके हम सेंट्रल टेंडेंसी को मेज़र कर सकते हैं। ये भी हर किसी का अपना अपना कंडीशन है, अलग अलग कंडीशंस में, अलग अलग क्वेश्चंस में हम अलग तरीके का सेंट्रल टेंडेंसी यूज़ करते हैं। कहीं पर हम मीन करेंगे, कहीं पर मीडियन और कहीं पर मूड। ये हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, हमारे कंडीशन के अकॉर्डिंग हम इनको यूज़ करेंगे। अब हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है हमारा मीन, मीडियन और मूड। इनको अच्छी तरीके से समझना ज़रूरी है।
जब मीन की बात करते हैं, मीन कौन सा सेंट्रल टेंडेंसी है? मीन वो सेंट्रल टेंडेंसी है जब हम सारे ऑब्जर्वेशन, एक डाटा सेट में जितने सारे ऑब्जर्वेशन होते हैं सभी का जब हम एवरेज निकालेंगे, यानी कि जब हम सभी ऑब्जर्वेशन को जोड़ेंगे, जोड़ के जितने टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है उससे डिवाइड करेंगे, तब हमारा होगा मीन। यानी कि अगर हम सिंपल टर्म्स में समझे तो मीन यानी कि हम जब एवरेज निकालेंगे तब उसको कहा जाता है मीन। फिर मीडियन, जब कोई डाटा सेट होता है उसमें जो सेंट्रल या फिर मीडियल वैल्यू होता है, सेंट्रल पॉइंट पे होता है, उसको कहा जाता है मीडियन। यानी कि हम सेंट्रल पॉइंट किस तरीके से निकालेंगे? जब चीजें ऑर्डर में होंगी, जब हम सिस्टमेटिकली अरेंज करेंगे, अरेंज करके जब मीडियल से वैल्यू निकालेंगे उसको कहा जाएगा मीडियन। और मूड है सबसे फ्रीक्वेंट वैल्यू, यानी कि जो डाटा सेट में सबसे ज्यादा बार आ रहा है, जिसका ऑकरेंस सबसे ज्यादा हो रहा है, उसको कहा जाता है मूड। मीन यानी कि हमारा एवरेज, मीडियन यानी कि जो हमारा सेंट्रल वैल्यू है वो, और मूड यानी कि जो सबसे ज्यादा बार फ्रीक्वेंटली आ रहा है डाटा सेट में। अब इन तीनों के बीच में रिलेशन है, ये एक फॉर्मूला है इन तीनों के बीच में, और इसको याद रखना क्योंकि क्वेश्चन में ये सिंपल चीजें पूछी जाती है। मूड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, इस फॉर्मूला को जरूर याद रख लीजिएगा। अब हम थोड़ा मैथमेटिकल तरीके से चीज़ों को समझते हैं, एक आध एग्जाम्पल के द्वारा हम मीन, मीडियन और मूड को समझने की कोशिश करते हैं। अब जब हम मीन की बात करते हैं, मीन यानी कि हमारा एवरेज, जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है, यहाँ पर 9 नंबर्स दिए गए हैं, इनका हमें मीन निकालना है। यानी कि इन सभी को हम पहले जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद यहाँ पर 9 नंबर्स है, यानी कि 9 से हम डिवाइड कर लेंगे, जो रिजल्ट आएगा वो होगा हमारा मीन। एकदम सिंपल है हमारा मीन। अगर आप सोशियोलॉजी का एग्जाम दे रहे हो तो मैथमेटिकल क्वेश्चंस नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी आएंगे अगर कभी भी तो एकदम सिंपल तरीके का क्वेश्चंस आते हैं। और ये एग्जाम्पल आप लोगों को याद रखना है क्योंकि आप इन एग्जाम्पल के द्वारा ही फीचर्स को बेहतर तरीके से समझ सकोगे, नहीं तो फीचर्स याद नहीं रहेंगे। मीन पता चल गया है। अब देखते हैं अब देखते हैं मीडियन। मीडियन यानी कि मीडियल वैल्यू। अब हमारे यहां पर एक क्वेश्चन दिया गया है, यहां पर 9 अरेंज्ड है, अरेंज्ड नहीं है, 9 सिर्फ वैल्यूज दिए गए हैं। पहले हमें इन सारे वैल्यूज को अरेंज करना पड़ेगा, सिस्टमेटिकली सीरियल वाइज छोटे से बड़े करके हमें अरेंज करना पड़ेगा। फिर मीडियल में जो वैल्यू आएगा उसको कहा जाएगा मीडियन। यहां पर जो 14 है वो वैल्यू मीडियल में आ रहा है, मिड वैल्यू है, इस वजह से इसको मीडियन कहा जाएगा। अब यहां पर और एक तरीके का क्वेश्चन आता है, यहां पर तो 9 है यानी कि बीच में 5 ही आएगा, लेकिन जब आपके पास 10 होंगे तब आप क्या करोगे? जब 10 होंगे तब हमारा 2 मिड वैल्यूज होंगे, यानी कि बीच में 2 संख्या नंबर्स होंगी, और इन दोनों नंबर्स को जब आप एवरेज निकालोगे, इन दोनों नंबर्स का जब एवरेज निकालोगे तब वो हो जाएगा मीडियन। अब देखते हैं मूड। मूड है जो नंबर हमारे डाटा सेट में सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, उसको कहा जाएगा मूड। यहां पर जो एग्जाम्पल दिया हुआ है, इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हो जो 13 नंबर है वो 4 बार आ रहा है, 4 बार रिपीट हो रहा है, यानी कि ये बार बार हमारे सामने आ रहा है। इस वजह से मूड यानी कि जो सबसे फ्रीक्वेंटिंग नंबर है जो ऑकर हो रहा है वो होगा हमारा 13, यानी कि हमारा मूड वैल्यू है 13। एकदम सिंपल है मीन, मीडियन, मूड, इनको समझना। अब यहां पर इसके रिलेटेड और एक क्वेश्चन है, और एक चीज है जिसको कहा जाता है रेंज। रेंज से भी हमें एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। अब रेंज एकदम सिंपल चीज है। रेंज यानी कि जो हमारे डाटा सेट में सबसे छोटा जो नंबर होगा वो और सबसे बड़ा जो नंबर होगा, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है इसको कहा जाता है रेंज। यहां पर आपके एग्जाम्पल में आप लोग देख सकोगे कि यहां पर 9 नंबर है, जो सबसे छोटा वाला नंबर है वो है 13, और जो सबसे बड़ा वाला नंबर है वो है 21। यानी कि इन दोनों में जब हम डिफरेंस निकालेंगे, यानी कि 21 माइनस 13 जब करेंगे, इनका डिफरेंस करेंगे, तब आएगा 8, यानी कि हमारा जो रेंज है वो है 8।
मीन यानी कि हम जब एवरेज निकालेंगे, सारी चीज़ों को जोड़ के उसके टोटल नंबर से डिवाइड कर देंगे, तब होगा मीन। मीडियन यानी कि जो भी वैल्यू मिडिल में रहेगा उसको कहा जाएगा मीडियन। मूड यानी कि जो भी सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल में 13 रिपीट हो रहा है, उसको कहा जाएगा मूड। और जो रेंज है, रेंज यानी कि सबसे बड़ा संख्या और सबसे छोटा संख्या में जब हम डिफरेंस निकालेंगे, माइनस करेंगे, तब उसको कहा जाएगा रेंज। ये बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पर ही हमें दिक्कत होती है। हम इसको अच्छी तरीके से क्लियर करके कॉन्सेप्ट नहीं जाते हैं और एग्जाम में गलत करके आ जाते हैं। यहाँ पर आप लोगों को एक क्वेश्चन जरूर मिलता है इस सेंट्रल टेंडेंसी के पोर्शन से। अब यहां पर हम थोड़ा स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। जब हम स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं, यहां पर हमारे दो तरीके का डिस्ट्रीब्यूशंस हमारे पास होते हैं। एक है हमारा सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरा होता है एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि जो सिस्टेमेटिकली नहीं होता है। और एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में हम दो तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। एक है नेगेटिवली डिस्ट्रीब्यूटेड और दूसरा है पॉजिटिवली डिस्ट्रीब्यूटेड। अब यहाँ पर जब हम स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं, यहाँ पर हम जब सेंट्रल टेंडेंसी की बात करते हैं, यहाँ पर दोनों तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है? जो बेसिकली एक सिंपल तरीके का कार्व होगा, जो नॉर्मल कार्व हमारा तैयार होगा ग्राफ में, उसको कहा जाएगा सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। इसको बेल कार्व भी कहा जाता है, नॉर्मल कार्व भी कहा जाता है और नॉन स्क्वीड डिस्ट्रीब्यूशन भी कहा जाता है। अलग अलग नाम से आप लोगों को क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। जब सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है तब हमारा मीन, मीडियन और मूड ये तीनों सेम होते हैं, यानी कि हमें एक ही पॉइंट में मीन, मीडियन और मूड मिलता है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में। और जब हम नॉन सिमेट्रिकल या फिर एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, वहां पर दो तरीके हैं, एक नेगेटिवली स्क्वीड और दूसरा है पॉजिटिवली स्क्वीड। नेगेटिवली स्क्वीड में आप देख सकते हो कि जो तीनों वैल्यू है, तीनों वैल्यू अलग अलग पोजीशन पे है, तीनों वैल्यू अलग अलग पोजीशन पे है। जो मूड है वो सबसे जो ऊपर का पॉइंट है वहां पर मूड आएगा, फिर बीच में मीडियन और नीचे आएगा मीन। सेम तरीके से पॉजिटिवली स्क्वीड में भी मूड जो है सबसे ऊपर, जो सबसे ऊपर पॉइंट होगा उस पे मूड आएगा, फिर मीडियन, फिर नीचे आएगा मीन। अब पॉजिटिवली और नेगेटिवली में हमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होती है। अब अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है तब हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कौन सा पॉजिटिवली है, कौन सा नेगेटिवली है। आप पॉजिटिवली में देख सकते हो जो हमारा वाई एक्सिस है, इस एक्सिस के पास जो बड़ा वाला कर्व है, बड़ा कर्व है वो वाई एक्सिस के पास है। और नेगेटिवली में जो वाई एक्सिस है वहां से बहुत दूर होता है हमारा जो बड़ा वाला कर्व वो। इस वजह से इससे सिंपली या पॉजिटिवली यानी कि हमारा पास होगा वाई एक्सिस से, और जो नेगेटिवली है वो वाई एक्सिस से बहुत दूर होगा। और मूड हमेशा ऊपर ही रहता है और मीडियन बीच में रहता है। ये सिंपल कुछ ट्रिक्स है जिससे आप इस चार्ट को याद रख सकोगे। यहां पर क्वेश्चन में यह भी पूछा जाता है कि कौन से कर्व में, कौन से डिस्ट्रीब्यूशन में किस तरीके का मीन, मीडियन और मूड देख सकते हैं। यहां पर आप लोग ऊपर देख सकते हो कि मीन, मीडियन, मूड में यहां पर मीन सबसे छोटा है, मीडियन मिडिल में है, मूड बड़ा है। इस तरीके से हर जगह पर सेम होता है। आप लोगों को इसको थोड़ा याद रख के जाना होगा। अब देखते हैं फीचर्स, अलग अलग जो हमारा सेंट्रल टेंडेंसी है उनका अलग अलग फीचर्स क्या है। और ये फीचर्स से ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, खासकर सोशियोलॉजी के CUET और सोशियोलॉजी के जो नेट एग्जाम है वहाँ पर इस फीचर से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और फीचर्स को ही हमें अच्छी तरीके से समझने होते हैं। अब पहले देखते हैं हम मीन का फीचर। मीन यानी कि हम जिसको एवरेज कहते हैं, जिसको हम एग्रीगेट भी कहते हैं। अब जब कोई एक डाटा सेट होता है, यानी कि जो अगर एक एरे हो या फिर एक डाटा सेट हो, वहां पर सिर्फ हमें एक ही मीन मिलता है, एक से ज़्यादा कभी मीन हो ही नहीं सकते हैं। इस मीन को हम अलजेब्रिक
मैथमेटिकली मैनिपुलेट कर सकते हैं, यानी कि जब हम मैथमेटिकल क्वेश्चंस करते हैं वहां पर हम इस मीन को मैनिपुलेट कर सकते हैं। मीन को हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं जब टेबल का एंड्स ओपन हो। अब ये एंड्स आर ओपन का मीनिंग क्या है? जब कोई टेबल का एंड ओपन हो, हम जब दो तरीके का हमारे पास डाटा सेट होते हैं, एक नॉर्मल अनग्रुप्ड डाटा सेट, दूसरा होता है ग्रुप्ड डाटा सेट। अब ग्रुप डाटा सेट यानी कि जहां पर हम अलग अलग ग्रुप में चीजें दिखाई देते हैं। अब टेबल का एंड ओपन का मीनिंग क्या है? यानी कि हमें शुरुआत या फिर फिनिशिंग का जो पॉइंट है वो पता नहीं है। अगर इस तरीके का कोई टेबल हो, कोई डाटा सेट हो जहां पर इसकी शुरुआत और अंत का हमें कुछ मालूम नहीं है, तब हम मीन कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। मीन का कैलकुलेशन के लिए हमें टेबल का शुरुआत और अंत सारी चीजों के बारे में पता होना जरूरी है। इस वजह से जब टेबल ओपन होगा, यानी कि हमें स्टार्टिंग या फिर फिनिशिंग के बारे में पता नहीं होगा, तब हम मीन कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। मीन वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हमें डाटा को अरेंज नहीं करना पड़ता है, यानी कि सिस्टमेटिकली एक के बाद एक अरेंज नहीं करना पड़ता है। जो भी जिस भी पोजीशन में है हम उसी के हिसाब से ही डायरेक्टली मीन कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां पर अरेंजमेंट की या फिर ऑर्डर में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। मीन जो है वो स्टेबल इन नेचर है, यानी कि ये इतना ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करता है। मीन हमेशा स्टेबल होता है। अब जो डेविएशन है, यानी कि मीन का जो डेविएशन है उसका सम हमेशा जीरो होता है। अब डेविएशन जो वर्ड है इसका मतलब क्या है? डेविएशन यानी कि जो हमारा मीन निकलेगा, मीन के साथ बाकी जो संख्या है, नंबर्स है, उनका जब हम डिफरेंस निकालेंगे उसको कहा जाएगा डेविएशन। जैसे अगर हम 5 संख्या लेते हैं, नंबर्स लेते हैं 1 2 3 4 5, इसमें से हमारा जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा मीन निकलेगा 3। अब 3 से पहला संख्या यानी कि 1 का जब जो डिफरेंस है, इस तरीके से हर किसी का अगर हम डिफरेंस निकालेंगे तब उसको कहा जाएगा डेविएशन। और मीन का जो डेविएशन का सम है, जो भी सारे डेविएशंस है उनका जब हम जोड़ देंगे उसका सम हमेशा 0 आएगा। ये याद रख लीजिएगा। फिर यहां पर और एक चीज है, अगर हम मीन के डेविएशन का स्क्वायर लेंगे, जो मीन का डेविएशन है उसका अगर हम स्क्वायर लेंगे और स्क्वायर लेके सारे चीजों को जोड़ देंगे, तब वो मिनिमम होगा, यानी कि उसका वैल्यू जो है वो लीस्ट वैल्यू होगा। ये यहाँ पर आपको इतना ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप लोग ये लाइन जो है वो याद रखना, यानी कि डेविएशन का जो स्क्वायर्स है जब हम इनका साम करेंगे तो इसका वैल्यू मिनिमम या फिर लीस्ट वैल्यू होगा। क्वेश्चन में मिनिमम भी पूछा जा सकता है या फिर लीस्ट वैल्यू भी पूछा जा सकता है। ये मीन जो होता है ये एक्सट्रीम वैल्यूज के द्वारा अफेक्टेड होता है, यानी कि जब हम कुछ संख्या लेते हैं जैसे 1 2 3 4 5, इनका जब मीन निकालेंगे तो हमें बहुत आसानी से मिल जाएगा। लेकिन हम अगर और एक संख्या जोड़ दे जिसका वैल्यू है 100, अब यहाँ पर क्या हमारा सही मीन निकलेगा? हमारा सेंट्रल टेंडेंसी जो है वो सही जगह पर रहेगा? नहीं रहेगा। यानी कि यहाँ पर जब हम कोई एक एक्सट्रीम वैल्यू जोड़ देते हैं, इसके द्वारा हमारा मीन बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हो जाता है। यानी कि यहाँ पर एक्सट्रीम वैल्यूज के द्वारा हमारा मीन अफेक्टेड होता है, और ये एक्सट्रीम वैल्यूज को आउटलायर्स भी कहा जाता है। याद रखिएगा, एक्सट्रीम वैल्यूज भी पूछे जा सकते हैं या फिर आउटलायर्स भी पूछे जा सकते हैं। कोई भी पूछा जाए, दोनों के साथ ही हमारा मीन अफेक्टेड होता है। अब देखते हैं फीचर्स ऑफ मीडियन। मीडियन यानी कि जब हम कोई भी एक डाटा सेट का मीड वैल्यू निकालते हैं उसको कहा जाता है मीडियन। और ये मीडियन हमारे डाटा सेट को 2 इक्वल हिस्सों में बांट देता है। अब कोई भी एरे हो या फिर कोई भी डाटा सेट हो, वहां पर सिर्फ हमें एक ही मीडियन मिलता है, और इस मीडियन को हम अलजेब्राइकली मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पर मीडियन वैल्यू है, ये सेंटर में ही है, इसको हम मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं अलजेब्राइकली। यहां पर जब हम मीडियन को निकालना है तब हमें चीजों को ऑर्डर में या फिर अरेंज में रखना चाहिए।
यानी कि जब हम सीरियल वाइज इसको सजाएंगे तभी हमें मीडियन का वैल्यू पता चलेगा। इस वजह से जब हम मीडियन निकालेंगे तब जो डाटा सेट के नंबर्स है उनको हमें ऑर्डर में या फिर अरेंजमेंट में रखना जरूरी है। मीडियन का नेचर स्टेबल होता है, यानी कि ये एक स्टेबल नेचर का है। मीडियन हम कैलकुलेट कर सकते हैं जब डाटा सेट का एंड ओपन हो, यानी कि जब डाटा सेट का बिगिनिंग या फिर एंडिंग के बारे में हमें कुछ पता ना हो, फिर भी हम मीडियन को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये जो मीडियन है ये क्वालिटेटिव डाटा के लिए एप्लीकेबल नहीं है। जब हम क्वालिटेटिव डाटा मेजर करेंगे तब ये मीडियन हमारा एप्लीकेबल नहीं होगा। ये मीडियन एक्सट्रीम वैल्यूज के द्वारा अफेक्टेड नहीं होता है, क्योंकि ये सिर्फ मीड वैल्यू है। जैसे हमने थोड़ी देर पहले बात की थी 1 2 3 4 5, ये 5 है और साथ ही साथ हम 100 ले लेते हैं, लेकिन हमारा जो मीड वैल्यू है वो बीच में ही कहीं पर मिल जाएगा, यानी कि 3 और 4 के बीच में ही हमें मिल जाएगा। यानी कि यहाँ पर अगर एक्सट्रीम वैल्यू हो, इसके द्वारा हमारा मीडियन अफेक्टेड नहीं होता है। फिर यहाँ पर है जो हमारा डेविएशन है, डेविएशन का अगर हम साम निकालेंगे, मीडियन से डेविएशन का साम निकालेंगे तो ये मिनिमम होगा। लेकिन हमने थोड़ी देर पहले देखा है अगर मीन का केस में हम देखेंगे वहां पर डेविएशन का अगर साम निकालेंगे तो वो 0 होता है, लेकिन मीडियन का जब हम मीडियन का जब डेविएशन का साम निकालेंगे तो ये मिनिमम होता है। अब देखते हैं फीचर्स ऑफ मूड। मूड यानी कि जो सबसे फ्रीक्वेंट वैल्यू है हमारे डिस्ट्रीब्यूशन या फिर डाटा सेट में, जो सबसे ज्यादा बार जो वैल्यू आता है उसको हम कहते हैं मूड। मूड को ग्रेटेस्ट डेंसिटी भी कहा जाता है, ग्रेटेस्ट डेंसिटी पॉइंट। यहां पर हम जब एक डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं या फिर एक एरे की बात करते हैं, वहां पर एक से ज्यादा मूड भी हो सकते हैं। यानी कि हम कोई एक ऐसा संख्या हो सकता है जो बार बार सेम तरीके से रिपीट हो रहे हैं, 2-3 संख्या भी हो सकते हैं। यानी कि एक डिस्ट्रीब्यूशन में हमारा एक से ज्यादा मूड हो सकते हैं, 2 3 4 5 इस तरीके का मूड हो सकते हैं। फिर हम देखते हैं मूड कैन नॉट बी मैनिपुलेटेड एल्जेब्रिकली, यानी कि मूड को भी हम एल्जेब्रिकली मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं। और ये जो मूड होता है ये अनस्टेबल होता है नेचर में, यानी कि ये इतना ज्यादा स्टेबल नहीं होता है। यहां पर एक या फिर 2 संख्या जोड़ देने से ही हमारा मूड बदल सकता है। यहां पर जो वैल्यूज है वहां इसको हम मूड निकालने के लिए अरेंजमेंट में रखना जरूरी है, क्योंकि अरेंजमेंट में रखने से ही हमें मूड का पता बहुत अच्छी तरीके से चल सकता है। यहां पर जब हमारा किसी भी टेबल का एंड ओपन होगा तब भी हम मूड कैलकुलेट कर पाएंगे। यानी कि हमारा अगर शुरुआत और अंत का पता ना भी हो फिर भी हम मूड को कैलकुलेट कर पाएंगे। यहां पर जो मूड है ये एक्सट्रीम वैल्यूज के द्वारा अफेक्टेड नहीं होता है, क्योंकि आप लोग देखोगे कि हमने जो मूड है, मूड सबसे ज्यादा जो फ्रीक्वेंटली ऑकर हो रहा है वो संख्या होता है, वो नंबर होता है। यहां पर एक्सट्रीम एक वैल्यू अगर आ जाए तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसका मूड का वैल्यू सेम ही रहेगा। अब मूड का यूज हम कब करते हैं? जब क्वालिटेटिव फेनोमेना यानी कि क्वालिटेटिव चीजों को हमें डिस्क्राइब करना होता है, क्वालिटेटिव डाटा के लिए हम मूड का यूज करते हैं। अब यहां पर हमने बहुत सारे फीचर्स देखे हैं, लेकिन आप लोगों के दिमाग में घूम रहा होगा कि ये सारी चीजें हम किस तरीके से याद रखें। इस वजह से मैंने यहां पर एक मेहनत करके थोड़ा बहुत आप लोगों के लिए एक कंपैरिजन टेबल तैयार की है कि हमारा जो अलग अलग तरीके का फीचर्स है हम किस तरीके से इजीली याद रख सकते हैं। आप लोग इस जो चार्ट है इसको आपके नोट में लिख लेना, यहाँ पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसको हम थोड़ा देख लेते हैं। हमने ऑलरेडी सारी चीजें डिस्क्राइब कर ली है, यहाँ पर सिर्फ हम इन सारे फीचर्स का कंपैरिजन देखेंगे ताकि एग्जाम में जब हमें पूछे जाए तो हम एग्जैक्टली बता सके कि कौन सा चीज का फीचर है। यहाँ पर मीन जो है वो स्टेबल होता है,
मीडियन भी स्टेबल होता है और मूड जो है वो अनस्टेबल होता है। अब स्टेबल और अनस्टेबल का मीनिंग क्या है? जब कोई एक संख्या यहाँ पर जोड़ दिया जाए तब इतना ज़्यादा इफेक्टेड नहीं होता है मीन, साथ ही साथ मीडियन भी इतना ज़्यादा इफेक्टेड नहीं होता है, लेकिन जो मूड है ये बहुत ज़्यादा इफेक्टेड हो सकता है। इस वजह से इसका नेचर अनस्टेबल है। हम एक डाटा सेट में सिर्फ एक ही मीन देख सकते हैं, मीडियन भी एक ही होता है, लेकिन जो मूड है वो मल्टीपल मूड्स हम देख सकते हैं, यानी कि एक से ज़्यादा मूड हो सकते हैं। मीन को हम एल्जेब्रिकली मैनिपुलेट कर सकते हैं, लेकिन मीडियन और मूड को हम एल्जेब्रिकली मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर जब हमारा टेबल का एंड ओपन हो, यानी कि हमें शुरुआत और अंत की पता ना हो, टेबल का शुरुआत कहाँ से हुआ है या फिर अंत कहाँ पर होगा, इसका अगर पता ना हो तब हम मीन कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं, लेकिन मीडियन और मूड कैलकुलेट कर पाते हैं जब टेबल का एंड ओपन हो। यहाँ पर सिर्फ हम मीन कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं एंड ओपन एंडेड टेबल से, लेकिन मीडियन और मूड को कैलकुलेट किया जा सकता है। यहाँ पर मीन में हमें वैल्यूज को ऑर्डर में रखना कोई ज़रूरत नहीं होती है, हम ऑर्डर में रखे बगैर भी हम मीन को कैलकुलेट कर पाते हैं। लेकिन जब मीडियन और मूड की बात आती है, यहाँ पर इन दोनों केसेस में हमें चीज़ों को अरेंज करना होता है, जो नंबर्स है उनको ऑर्डर में रखना होता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा, मीडियन जो है यहाँ पर चीज़ें एकदम करनी ही चाहिए, यानी कि अरेंजमेंट करे बगैर आप कभी भी मीडियन नहीं निकाल सकते हो, लेकिन मूड को अरेंजमेंट के बगैर भी निकाला जा सकता है। इस वजह से आप लोगों को अगर ऑप्शन में मीडियन और मूड दोनों दिया गया तो आप लोग मीडियन को ही टिक करना, क्योंकि अरेंजमेंट एकदम ज़रूरी होता है मीडियन में। मूड में हम कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, लेकिन जब हम ऑर्डर में रखते हैं तो मूड का कैलकुलेशन हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। ये जो मीन है ये एक्सट्रीम वैल्यूज के द्वारा अफेक्टेड होता है। कोई भी एक एक्स्ट्रा वैल्यू, अगर एक्सट्रीम वैल्यू एक डाटा सेट में हो तो इससे द्वारा अफेक्टेड होता है, लेकिन मीडियन और मूड एक्सट्रीम वैल्यूज के द्वारा अफेक्टेड नहीं होता है, यानी कि जो आउटलायर्स है इनके द्वारा अफेक्टेड नहीं होता है। ये जो चार्ट है ये आप लोगों को बहुत ज़्यादा मदद करने वाली है, इसको आप लोग ज़रूर याद कर लीजिएगा। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ वेरिएबल में। यहाँ पर कौन से टाइप ऑफ वेरिएबल में हम किस तरीके का मेजरमेंट यूज़ करेंगे, यानी कि मीन, मीडियन और मूड को हम कौन सी वेरिएबल के टाइम पे यूज़ करेंगे। जब हमारे पास नॉमिनल वेरिएबल होगा तब हम मूड यूज़ करेंगे, ऑर्डिनल होगा तो मीडियन यूज़ करेंगे, इंटरवल या फिर रेशियो जो नॉट स्क्वीड होगा इस तरीके का वेरिएबल के केस में हम मीन यूज़ करेंगे, और इंटरवल या फिर रेशियो जो स्क्वीड डाटा होगा उसमें हम मीडियन यूज़ करेंगे। अब आप लोगों को लग रहा होगा अरे ये सारे वेरिएबल्स क्या है, हम क्यों ये सारे जो मेजरमेंट है ये सेंट्रल टेंडेंसी यूज़ कर रहे हैं, आप लोगों को थोड़ा दिक्कत हो रही होगी। तो अब हम ये अलग अलग तरीके का वेरिएबल्स के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, तभी हमें चीज़ों को अच्छी बेहतर तरीके से पता चल सकती है। और यहाँ पर ये जो वेरिएबल्स है इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको ज़रा भी इग्नोर मत करना। ये बहुत ही सिंपल है, आप लोग ऑर्डर में भी याद रख सकते हो, लेकिन फिर भी क्या क्या वेरिएबल्स है, कौन से वेरिएबल को क्या कहा जाता है, ये हम थोड़ा देख लेते हैं। पहले देखते हैं टाइप्स ऑफ वेरिएबल। इसको हम स्केल ऑफ मेजरमेंट भी कहते हैं, यानी कि हम अलग अलग मेजरमेंट क्या यूज करते हैं। यहाँ पर 4 तरीके का वेरिएबल्स होते हैं नॉर्मली, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशियो। नॉमिनल वेरिएबल्स जो है यहाँ पर हम जब मेजरमेंट यूज करते हैं, यहाँ पर चीज़ों को हम सिर्फ कैटेगोराइज कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पर हम सिर्फ नॉमिनल डाटा में हम चीज़ों को कैटेगरी में रख सकते हैं। जैसे हमारा जेंडर है, जेंडर में सिर्फ हम मेल और फीमेल इन दोनों कैटेगरी में ही लोगों को अरेंज कर सकते हैं। यहाँ पर हम किसी को रैंक नहीं दे सकते कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। इसी तरीके से जब हम ब्लड ग्रुप की बात करते हैं, यहाँ पर किसी की ओ पॉजिटिव, किसी के ए बी, इस तरीके का सिर्फ हम कैटेगरी में इनको डिवाइड कर सकते हैं। इस तरीके का डाटा को कहा जाता है नॉमिनल। इस तरीके का वेरिएबल्स को हम नॉमिनल वेरिएबल कहते हैं।
जहाँ पर सिर्फ कैटेगोराइज किया जाता है। फिर आता है हमारा ऑर्डिनल। ऑर्डिनल में डाटा को हम कैटेगोराइज तो करते हैं, लेकिन साथ ही साथ इनको हम रैंक भी दे देते हैं, यानी कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, इस तरीके से हम अरेंजमेंट में रखते हैं, रैंक दिया जाता है। जैसे किसी भी चीज़ का सेटिस्फैक्टरी लेवल, ये गुड, एवरेज, बैड, इस तरीके से हम स्केल में मेजर करते हैं। यहाँ पर एक चीज़ आप लोग याद रखना, यहाँ पर चीज़ें इवनली स्पेस्ड नहीं होता है, यानी कि गुड और एवरेज के बीच में जो स्पेस है ये हमें पता नहीं होता है, एवरेज और बैड के बीच में जो स्पेस है ये भी हमें पता नहीं होता। इतना ज़्यादा हम एक्यूरेटली नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी हम इनको रैंक कर सकते हैं। जैसे मैं क्लासेस आप लोगों को करा रहा हूं, आप लोगों को फ्री यूट्यूब में क्लासेस प्रोवाइड कर रहा हूं, इसको आप लोग रैंक कर सकते हो कि मेरी क्लासेस कैसे लग रही है। तो आप लोग आज के इस क्लास को थोड़ा एक रैंक दे देना, इसको आपके सेटिस्फैक्टरी लेवल क्या है आप मुझको ज़रूर बताना, क्योंकि मैं बहुत दिनों से क्लास करा रहा हूँ। आप लोगों को किस तरीके लग रहा है ये सारे क्लास, अच्छा, बुरा या फिर कुछ एवरेज, इस तरीके से जो भी सेटिस्फैक्टरी लेवल है आप लोग आज के इस क्लास को थोड़ा रैंक कर देना। गुड लग रहा है तो गुड लिख लेना, गुड, एवरेज, बैड, आपको जो लग रहा है आप यहाँ पर आप लोग ऑर्डिनरी स्केल में मुझे यहाँ पर आंसर दे सकते हो, कमेंट में ज़रूर बताना। फिर हमारा आता है इंटरवल। इंटरवल एक ऐसी तरीके का डाटा है जहां पर चीज़ें तो कैटेगोराइज पहले होती है, फिर इसको हम रैंक भी देते हैं, और साथ ही साथ ये सारे चीज़ें इवनली स्पेस्ड होती है, यानी कि यहाँ पर चीज़ों में कितना फ़र्क है ये हमें पता होता है, कितना इनमें डिफरेंस है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक डिफरेंस क्या है ये हमें पता होता है, यानी कि ये इवनली स्पेस्ड है। यहाँ पर जैसे हम एग्जांपल में टेम्परेचर ले सकते हैं, जब हम सेल्सियस या फिर फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर मेज़र करते हैं, हम नॉर्मली सेल्सियस में ही मेज़र करते हैं। यहाँ पर 0 डिग्री से लेके बहुत ज़्यादा टेम्परेचर तक होती है, माइनस में भी होती है। यहाँ पर आप लोग देख सकोगे जो 1 और 2 है इनमें जो डिफरेंस है 2 और 3 में सेम डिफरेंस ही होता है, यानी कि चीज़ें इवनली स्पेस्ड है। यहाँ पर एक चीज़ आप लोग देखोगे, यहाँ पर जो 0 है, 0 यानी कि एग्जैक्टली 0 नहीं होता है। 0 डिग्री सेल्सियस जो है यहाँ पर भी एक 0 का कुछ वैल्यू होता है, कुछ मीनिंग है। यहाँ पर 0 यानी कि कुछ नहीं, इस तरीके का बातें नहीं है। इंटरवल में हम कैटेगोराइज करते हैं, रैंक करते हैं, साथ से चीज़ें इवनली स्पेस्ड होती है, लेकिन यहाँ पर कोई एब्सोल्यूट 0 का कॉन्सेप्ट नहीं है। लेकिन फिर हमारा आता है रेशियो। रेशियो में हमारा कैटेगोराइज हम ऑलरेडी करते हैं, रैंक होता है, इवनली स्पेस्ड होती है, लेकिन यहाँ पर हमारा एक नेचुरल 0 होता है, यानी कि हम एक एग्जैक्ट 0, एब्सोल्यूट 0 पाते हैं। जैसे अगर हम ले हमारा एज में 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3, ये इवनली स्पेस्ड है। साथ ही साथ 0 यानी कि हमारा कोई भी एज नहीं है। इसी तरीके से जब वेट, हम किसी चीज़ का वेट देखते हैं, 0 यानी कि इसका कुछ भी वैल्यू नहीं है, 0 यानी कि 0 ही है। ये एक नेचुरल 0 है, ये एक एब्सोल्यूट 0 है। यानी कि यहाँ पर ये 4 जो वेरिएबल्स है, आशा करता हूं इनके बारे में आप लोगों को अच्छी तरीके से पता चल चुकी है। नॉमिनल में सिर्फ हम कैटेगोराइज करते हैं, ऑर्डिनल में हम चीज़ों को रैंक करते हैं, इंटरवल में हम चीज़ें इवनली स्पेस्ड होती है, लेकिन यहाँ पर कोई एब्सोल्यूट 0 नहीं होता है, और रेशियो में हमारा सारे चीज़ें होती है, कैटेगोराइज होता है, रैंक होता है, इवनली स्पेस्ड होती है, लेकिन साथ ही साथ एक नेचुरल या फिर एब्सोल्यूट 0 होता है। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा स्केल में या फिर कौन सा वेरिएबल में हम एब्सोल्यूट 0 देखते हैं। एब्सोल्यूट 0 सिर्फ रेशियो में देखा जाता है। अब यहाँ पर जो 4 लेवल ऑफ मेजरमेंट हमने अभी देखी है, यहाँ पर इसका एक थोड़ा और डायग्राम दिया गया है, आप यहाँ पर देख सकते हो। जो नॉमिनल स्केल है यहाँ पर सिर्फ कैटेगरी होता है, ऑर्डिनल में कैटेगरी और ऑर्डर दोनों होता है, इंटरवल में तीनों चीज़ें होती है, यानी कि इवनली स्पेस्ड भी होता है, और जो रेशियो होता है वहाँ पर एक मीनिंगफुल 0 या फिर एब्सोल्यूट 0 होता है। अब हमने ये 4 वेरिएबल्स को देख लिया है। अब इन चारों वेरिएबल्स हम किस तरीके से यूज करते हैं, कौन सा मेजरमेंट यूज करते हैं सेंट्रल टेंडेंसी का, ये हमें याद रखना होगा। नॉमिनल यानी कि सिर्फ हम जहां पर कैटेगरी देते हैं, जैसे मेल और फीमेल, ये एक कैटेगरी है, ब्लड ग्रुप ये एक कैटेगरी है।
इसके लिए हम मूड यूज करते हैं, यानी कि यहाँ पर मूड है हमारा बेस्ट मेजरमेंट। मूड अगर हम यूज करेंगे तो हमारा मेजरमेंट बेस्ट आएगा। फिर ऑर्डिनल डाटा है, ऑर्डिनल वेरिएबल है, जहाँ पर हम चीज़ों को रैंक करते हैं। जैसे मैंने आपको कहा है कि मेरे क्लास को रैंक कर देना गुड, एवरेज और बैड के बीच में, यानी कि यहाँ पर ऑर्डिनल स्केल है, ये एक ऑर्डिनल वेरिएबल है। यहाँ पर जो मेजरमेंट है, सबसे बेहतर मेजरमेंट है मीडियन। जो भी पॉइंट मिडिल में होगा, ज़्यादा लोग जो भी आंसर्स देंगे, जो मिडिल में होगा, हम जब अरेंज करेंगे चीज़ों को, तब ये वो एक बेस्ट मेजरमेंट होगा। यानी कि यहाँ पर ऑर्डिनल स्केल में हमारा मीडियन सबसे ज़्यादा बेस्ट मेजरमेंट है। फिर आता है इंटरवल और रेशियो। जब हमारा डाटा नॉट स्क्वीड होता है, हमने क्लास के शुरुआत में ही देखी है, हमारा जो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, वहाँ पर नॉट स्क्यूड, यानी कि जो हमारा सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जब इस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इंटरवल या फिर रेशियो जब हम मेज़र करेंगे तब हम मीन का यूज़ करेंगे, और जब हमारा डाटा स्क्यूड होगा तब हम मीडियन का यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर भी आपको एक क्वेश्चन दिमाग में आ सकता है कि हम नॉट स्क्यूड में मीन क्यों यूज़ कर रहे हैं और स्क्यूड डाटा में क्यों मीडियन यूज़ कर रहे हैं। आप चार्ट को फिर से वापस देख लीजिएगा। यहाँ पर जब हम सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, यानी कि ये एक नॉट स्क्यूड डाटा है, यहाँ पर मीन, मीडियन और मोड का पॉइंट सेम है एक ही जगह पर, और मीन का कैलकुलेशन करना हमारे लिए थोड़ा आसान होता है, और मीन के द्वारा हम बहुत सारे स्टेटिस्टिकल कैलकुलेशन कर सकते हैं, इस वजह से मीन को निकाला जाता है। लेकिन जब हमारा स्क्वीड डाटा होता है, ये पॉजिटिवली हो सकता है, नेगेटिवली। यहाँ पर आप देखोगे कि जो मीडियन का पोजीशन है वो मिडिल में है, बाकी दोनों थोड़ा दूर है, इस वजह से मीडियन को लेकर ही कैलकुलेशन किया जाता है स्क्वीड डाटा के केस में। यहाँ पर आप देखोगे। अब ये जो चार्ट है, इसको आप किस तरीके से याद रख सकोगे, यहाँ पर से आप लोग ऊपर की तरफ याद रखना, मीन, मीडियन, मोड, यानी कि इंटरवल या फिर रेशियो के लिए हम मीन यूज करते हैं, ऑर्डिनल के लिए मीडियन यूज करते हैं, नॉमिनल के लिए मोड यूज कर सकते हैं, और जब हमारा स्क्यूड डाटा होता है इसके लिए हम मीडियन यूज करते हैं। अब हमने बहुत सारे फीचर्स के बारे में जान ली है, यहाँ पर थोड़ा बहुत यूजेस भी हमने देख ली है, लेकिन पार्टिकुलरली कुछ मीन, मीडियन और मोड का यूज भी है। यहाँ पर मैंने थोड़ा बहुत चीज़ें दी है, आप लोग इसको देख सकते हो। अब जब हम मीन की यूज़ की बात करते हैं, कौन से टाइम पर किस तरीके का डाटा सेट अगर हमें दिया गया, या फिर कौन सा क्वेश्चन है, प्रॉब्लम है, जहाँ पर हम मीन यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पर हमारा सिमेट्रिकल ग्रुप्ड डाटा है, यानी कि जहां पर हमें कुछ सेंट्रल पॉइंट निकालना है और सिमेट्रिकल डाटा होता है, तब हम मीन यूज करते हैं। जब हमारा रिसर्च प्रॉब्लम एक स्टेटिस्टिकल फेज के ऊपर डिपेंडेंट है, यानी कि हमें एक ऐसा सेंट्रल टेंडेंसी चाहिए जिसके द्वारा हम स्टेटिस्टिक में बाकी बहुत सारे और चीजें करने वाले हैं, तब हम मीन का यूज करते हैं। फिर हमारा जब रिसर्च प्रॉब्लम है, वहां पर हमें बहुत सारे मीन्स का यूज करना पड़ता है, अलग अलग ग्रुप में अलग अलग तरीके का मीन जब हम यूज करना पड़ता है, तब हम मीन को निकालते हैं। इसका अलावा भी जब हमारा सैंपल ऑफ ऑब्जर्वेशन है ना, उसका एक एस्टिमेटेड वैल्यू चाहिए हमें, तब भी हम एक मीन का ही यूज करते हैं। फिर हम देखते हैं मीडियन का यूज। मीडियन हम कब यूज करते हैं, जब हमारा रिसर्च प्रॉब्लम में हमें एग्जैक्ट मिड पॉइंट एक चाहिए, और यहां पर जब हमारा एक्सट्रीम वैल्यूज होते हैं किसी भी एक डाटा सेट में, एक्सट्रीम वैल्यूज के केस में भी हम मीडियन यूज करते हैं, क्योंकि मीडियन जो है हमारा अफेक्टेड नहीं होता है एक्सट्रीम वैल्यूज के द्वारा। इस वजह से जब एक्सट्रीम वैल्यूज होता है तब हम बेसिकली मीडियन यूज करते हैं। फिर हमारा आता है मूड। मूड हम तब यूज करते हैं जब हमें क्विक एक रेस्पॉन्स चाहिए, क्विक एक आंसर चाहिए, बहुत ही तेज तर्रार तरीके से हमें एक आंसर चाहिए, और एक लगभग एप्रोप्रिएट एक आंसर चाहिए, तब हम मूड यूज करते हैं, क्योंकि मूड को निकालना सबसे फास्ट होता है, सबसे फास्ट तरीके से हम मूड को ही निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर जब हम मूड की यूज करते हैं, जैसे हमें कुछ एक एवरेज चाहिए,
यानी कि लोगों के बीच में जो भी चीज़ें हो रही है, कुछ टिपिकल चीज़ों की एवरेज चाहिए, तब हम मूड यूज़ करते हैं। जैसे कोई भी एक कॉफ़ी प्लांटेशन है, इनमें वर्कर को एवरेज में कितना पैसा मिलता है, हम अगर सही तरीके से आंसर निकालना चाहिए, एकदम लगभग एक्यूरेट एक एवरेज चाहिए, तब हम मूड यूज़ करते हैं। यानी कि कौन से वो वर्कर्स है जिसको एक जैसा सैलरी ज़्यादा मिल रहा है, यानी कि एक जैसा सैलरी ज़्यादा जो वर्कर्स को मिल रहा है उसको ही हम मूड कहते हैं, और वही होगा हमारा आंसर। यानी कि एक टिपिकल एक एवरेज जब हमारे निकालने की ज़रूरत पड़ती है, तब हम मूड यूज़ करते हैं। यहाँ पर एक चीज़ केयरफुल रहिएगा, हमारा जो मीन है वो एग्जैक्ट एवरेज है, और मूड में हमें जब एक टिपिकल तरीके का एवरेज निकालने की बात की जाती है, तब हम मूड यूज़ करते हैं। आशा करता हूं आज का ये जो क्लास है आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर क्लास पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा, और साथ ही साथ आपका सेटिस्फैक्टरी लेवल क्या है ये भी कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे हेल्प मिलती है कि ताकि मैं बाद के क्लासेस किस तरीके से अरेंज करूँ, किस तरीके से तैयारी करूँ, इसमें मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। तो आज का क्लास यहाँ पर ही ख़त्म करता हूँ, और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करना, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और लोगों में प्यार बांटते रहिए। जय हिंद।